Hello friends, I hope you all are safe and doing really very well. In continuation to our understanding of accounting concepts, we will discuss some more accounting concepts in today's video. So far, we have discussed 6 accounting concepts: money measurement concept, entity concept, accrual concept, going concern concept, periodicity concept, and matching concept. The two accounting concepts which we will discuss in today's video are cost concept and realization concept. So let's begin. Cost concept. According to this concept, the value of an asset in the financial statements is to be shown at its historical cost, at the cost at which that particular asset is purchased by the business. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने 5 लाख रुपीज का कोई असेट परचेज करा इन 2005 and if the business is preparing the financial statements of 2020, the value at which the asset will be shown will be its historical cost, i.e. the cost at which the asset was purchased, that was for rupees 5 lakh. तो जो बिजनेस की बुक्स होंगी उसमें 5 लाख रुपीस पर ही वो असेट शो होगा. यही है कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट सिंपली कहता है कि असेट को उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मैं दिखाऊंगा, मैं शो करूंगा. Though there are many other ways, many other methods by which the value of the asset can be determined, लेकिन this concept, usually cost concept, is used by the accountants to determine the value of the asset and to reflect the value of the asset in the books. क्योंकि उसमें आपको कुछ actually determine करने की जरूरत नहीं है. आपको पता है आपने asset कितने पे खरीदा, आप उसी cost पर अपने asset को books में show करेंगे. और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है. इट्स नॉट समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस और सब्जेक्ट टू एनी चेंजेस. लाइक फॉर एग्जांपल, हम कुछ मेथड्स या वेज डिस्कस करते हैं जिसके अकॉर्डिंग भी हम असेट की वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं. नाउ यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द असेट दैट वाज परचेज से 10 years बैक. तो 2020 में उसी असेट की क्या वैल्यू मार्केट में चल रही है, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द एसेट इन 2020. लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये आ सकती है कि क्या पता उस पर्टिकुलर असेट का, मशीन का मॉडल ही मार्केट में आना बंद हो गया है, मॉडल वो अवेलेबल ही नहीं है, आप करंट मार्केट प्राइस डिटरमिन ही नहीं कर सकते हो. तो इस केस में मैं क्या करूंगी? इस केस में हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम उसे कॉस्ट पर दिखाएंगे. फिर और एक और मेथड हो सकता है, हम किस वैल्यू पर असेट को आज के डेट में बेच सकते हैं, उस वैल्यू पर भी मैं असेट की वैल्यू डिटरमिन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा सकती हूँ. लेकिन अगेन इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सर्टेन चेंजेस. जो आप एक्चुअली रियलाइज करोगे एक असेट को बेच के, द वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वन जो आज आप फोरसी कर रहे हो जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे अपने एसेट को किस वैल्यू पर दिखाना है वो डिटरमिन करने के लिए आपने जो कंडीशंस के बेसिस पर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग प्राइस असेट का डिटरमिन करा, हो सकता है वो डिफरेंट हो जब असेट को एक्चुअली बेचने जाऊं. तो ये कुछ तरीके हैं जिनके बेसिस पर आप असेट की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं. लेकिन यूजुअली द कंसेप्ट विच इज फॉलोड इज कॉस्ट कंसेप्ट, दैट यू हैव टू शो द असेट एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट. लेकिन जो ये मेथड है, जो तरीका है असेट की वैल्यू को शो करने का, दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस कह सकते हो आप. क्योंकि कोई असेट है, अगर उसकी वैल्यू आज की डेट में 15 लाख हो चुकी है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक असेट आपने 5 लाख में खरीदा और उसकी वैल्यू मार्केट में आज की डेट में 15 लाख है और आप अपने असेट को 5 लाख पर ही शो करते हुए चल रहे हो, तो जो मतलब पिक्चर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आपके असेट की, वो क्वाइट फेयर नहीं है, डिस्टॉर्टेड है थोड़ी सी. लेकिन अगेन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ बिकॉज द मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच द अकाउंटेंट इज हैविंग इज टू फॉलो द कॉस्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच वी आर स्टडिंग. अब सपोज करिए दो बिजनेसेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी. बिजनेस ए ने 2005 में एक मशीनरी खरीदी से 5 लाख की. बिजनेस बी ने 2015 में एक मशीनरी खरीदी से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की. दोनों मशीनरी 2020 में दोनों के लिए 10,000 का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है. यानी मशीन को यूज करके जो गुड्स बनते हैं, बिकते हैं, वो 10,000 का इनफ्लो बिजनेस ए को दे रही है, 10,000 का इनफ्लो बिजनेस बी को दे रही है. एक को मशीन पड़ी थी 5 लाख की, एक को मशीन पड़ी थी 10 लाख की, 15 लाख की. अब इस केस में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, बिजनेस ए अपनी बुक्स में 5 लाख में असेट को दिखा रहा है, बिजनेस बी अपनी बुक्स में 15 लाख पे उस असेट को दिखा रहा है. दोनों के लिए इनफ्लो सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो क्या मैं इन दोनों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर सकती हूँ? कंपेरेबल है.
एक पिक्चर डिस्टॉर्टेड सी दिख रही है मुझे, बिजनेस ए की अलग, बिजनेस बी की अलग, दोनों के लिए सेम असेट सेम तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट दोनों ने वैल्यूज अलग अलग दिखा रखी बिकॉज दे आर फॉलोइंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट की कुछ अपनी पॉजिटिव्स भी हैं, बिकॉज द अदर मेथड्स विच आर अवेलेबल आर नॉट दैट ऑब्जेक्टिव, वो आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट, सर्टेन कंडीशंस। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट अगर हम सिंपली पढ़ें तो सिंपली कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू विल बी डिटर्मिन्ड बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, द कॉस्ट एट विच द एसेट वाज परचेज्ड। उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, अदर मेथड्स वो सब मैंने आपको बता दी हैं जो यूज किए जा सकते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं। दैट इज समथिंग एल्स विच वी विल डिस्कस इन फोर्थकमिंग वीडियोज। बहुत ही एडवांस स्टेज है वो अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। Realization concept is closely related to cost concept. Realization concept simply means that the value of the asset, if there is any change in the value of the asset, the same will be booked, same will be taken into account in the financial statements only when it is actually realized. 5 lakh का asset अगर 15 lakh का हो गया है, I will not count for this probable gain, I will not count for this increase in the value of asset unless this value, unless this change, this gain actually materializes for the business. अगर उन्हें पता है कि 5 लाख का सेट 15 लाख में बिक रहा है, बेच रही हूं मैं, मुझे मिलने वाला है पैसा, तो मैं वैल्यू उसकी 15 लाख पर दिखा दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं दिखाऊंगी। तो जब तक मुझे वो इंक्रीज, वो चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट मुझे रियलाइज नहीं होगा, मैं कोई भी चेंज अपने असेट की वैल्यू में नहीं दिखाऊंगी। दिस इज सिंपली रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। लेकिन अकाउंटेंट्स प्रैक्टिकली फॉलो सम मोर कॉन्जर्वेटिव अप्रोच। वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ऑल प्रोबेबल लॉसेस, बट डू नॉट काउंट फॉर एनी प्रोबेबल गेन। कोई भी अनलेस इट इज एक्चुअली मटीरियलाइज, या फिर वो सर्टेन है कि उन्हें ये गेन मिलेगा तभी वो रियलाइज करेंगे, अदरवाइज वो उस गेन को रियलाइज नहीं करते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है ना तो आपको इंक्रीज लेना है ना डिक्रीज लेना है जब तक कि वो एक्चुअली मटीरियलाइज ना हो। लेकिन अकाउंटेंट्स और कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। वो कोई भी प्रोबेबल लॉस होने वाला है, वैल्यू में कोई डिक्रीज होने वाला है एसेट की, तो उसे वो ले लेते हैं, लेकिन कोई इंक्रीज होने वाला है तो वो नहीं लेते हैं अनलेस इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, अगर हमें पता है कि हमारा कोई खर्चा होने वाला है, हमारा कोई नुकसान होने वाला है, तो मैं आज ही उसका प्रोविजन बना लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरा कोई गेन होने वाला है, तो उसकी खुशियां मैं आज नहीं मनाती हूँ, वो मैं तभी मनाती हूँ जब वो गेन मुझे एक्चुअली मिलता है, वो बेनिफिट मुझे एक्चुअली मिलता है। तो सेम इज विद अकाउंटिंग, सेम इज विद अकाउंटेंट्स, यही अप्रोच फॉलो करते हैं। कोई गेन होगा तो मैं उसको आज प्रोवाइड फॉर नहीं करूंगी, लेकिन कोई लॉस होगा ना तो वो मैं यूजर्स को बताकर चलूंगी कि ये लॉस हो सकता है, ये प्रोबेबल मुझे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो सकती है, और मैंने इसका प्रोविजन अपनी बुक्स में बना दिया। यू कैन सी इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप देख भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का एक असेट है, उसकी वैल्यू 15 लाख हो चुकी है। अब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, सपोज एक बिजनेस ओनर ने बिजनेस ओपन किया 5 लाख की कैपिटल के साथ, तो यहां उसकी कैपिटल आ गई 5 लाख की, और इन्हीं 5 लाख से बिजनेस ने अपना मशीन खरीद लिया, अपना असेट खरीद लिया 5 लाख का। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये सिचुएशन रहेगी कि बिजनेस को कैपिटल देनी बिजनेस ओनर को अकॉर्डिंग टू द एंटिटी कॉन्सेप्ट, और बिजनेस के पास एक असेट भी है 5 लाख का। अब इसकी वैल्यू 15 लाख हो चुकी है। अब अगर मैं इस गेन को अकाउंट फॉर कर लूंगी, तो कैपिटल है 5 लाख की, असेट है 15 लाख का, और मेरे पास 10 लाख का अनरियलाइज्ड गेन आ चुका है जो मुझे रियलाइज नहीं हुआ है, बस वैल्यू बढ़ गई है उस असेट की, और मैंने उस 15 लाख को अकाउंट फॉर कर लिया। तो क्या ये सिचुएशन सही है? क्या ये दिखाना सही है? आई थिंक इट्स नॉट ओके। आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ ही नहीं, गेन हुआ ही नहीं, और आपने उसको बुक्स में ले लिया, और कल को वो नहीं होता है गेन, तो आप तो यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिंपली सेज कि आपको प्रॉफिट या लॉस, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट एक्चुअली रियलाइजेस, ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। एक रिवैल्यूएशन मेथडोलॉजी डेवलप हुई है जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंट्स असेट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज रीवैल्यू करते हैं ओनली व्हेन दे कंसिडर दिस चेंज ऑफ परमानेंट नेचर। उनको लगता है कि ये चेंज परमानेंट हो चुका है, तो उसके बेसिस पे असेट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक्स में बना लेते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक मेथडोलॉजी डेवलप हुई है ओवर द टाइम, बट अगेन normally accountants do not provide for any increase in the value, they follow this realization concept. So basically these are the concepts of accounting which clearly says
that you have to measure the asset at its cost, and you have to realize any increase or decrease in the value of the asset only when it is actually realized. So these are the two concepts of today, cost and realization concept. I hope I am very much clear about these two concepts. If you have any questions or any queries, please don't hesitate to ask me through a comment in the comment box. And now it's time to share my accounting story with you all, the next phase of my accounting story. आज के अपने एक्सपीरियंस में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग सीए, हु हैव चोजन सीए एज देयर करियर फील्ड. आर्टिकलशिप. Articleship is the most important part of this CA course, apart from studies जो कि आपको करनी ही है, जिसे करके आपको डिग्री तो मिलेगी ही. Articleship, the training period, is also very important and very critical. बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आर्टिकलशिप को उतना ही सीरियसली लें जितनी आप अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेते हैं while you are doing CA. आर्टिकलशिप इज बेसिकली दैट ट्रेनिंग पीरियड जहाँ आप अंडरस्टैंड करते हो हाउ अ CA वर्क. आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो ऑल द थियोरेटिकल नॉलेज विच यू आर गेनिंग थ्रू योर बुक्स. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अगर आप CA बनने की सोच रहे हो, आगे अपना करियर CA में देख रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से करो, बहुत सीरियसली करो, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो फॉर द सेक ऑफ स्टडीज. आई नो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फॉर CA स्टूडेंट्स टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ स्टडीज इन आर्टिकलशिप, बट यू हैव टू डू इट. दैट इज़ वाई CA इज़ डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ वाई CA इज़ इतना इस्टीम्ड प्रोफेशन, इतनी इस्टीम्ड डिग्री मानी गई है. आपको बैलेंस बना के चलना है. तो यही मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको आज समझाना चाह रही थी कि टेक योर आर्टिकलशिप वेरी सीरियसली व्हेन यू आर डूइंग CA. मेंटेन अ बैलेंस इन योर बिटवीन योर स्टडीज एंड आर्टिकलशिप, and you will see the kind of confidence that you will be having inside out in yourself. So that's all for today's video. I hope you all liked my video. For any comments, any queries, any questions, any suggestions, please drop me a comment in the comment box. Please subscribe to my channel if you have not subscribed earlier. Thank you for watching me. Bye bye. Take care.